तो दोस्तों आज मैं एक ज़बरदस्त इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द कॉर्प्स वॉशर। और यकीन मानो ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बने रहो मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सीटी और उसकी बेटी लैला से, जो एक डेड बॉडी को साफ कर रही होती हैं। दरअसल इनका काम ही यही होता है, मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को साफ करना। लेकिन आज वाली बॉडी थोड़ी अलग थी। उसके जिस्म पर जगह जगह कट्स और चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा हो। अब लीला के लिए ये सब नया था क्योंकि वो ये सब पहली बार कर रही थी, इसलिए उसे उल्टी आने लगती है। सीटी ने उसे जैसे तैसे संभाला और दोनों फिर से काम पर लग गई। लेकिन तभी अचानक उस डेड बॉडी की आंखें खुल जाती हैं और इसी के साथ सीन वहां से कट हो जाता है। और अब हम ईडा नाम की एक औरत को देखते हैं जिसके घर में उसके बेटे की सरकमसीजन पार्टी हो रही थी। गांव के सारे लोग वहां जमा थे, यहाँ तक कि सरपंच भी आया हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों ईडा इस खुशी के माहौल में भी अजीब सी घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। इसी बीच सीटी भी वहां पहुंच जाती है। वो सीधा अपनी दोस्त टेरी, एना और टूटी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये चारों वहीं खड़े खड़े अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं, खासकर अपने पतियों के बारे में। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि टेरी को छोड़कर बाकी सबका तलाक हो चुका था। टेरी इस बात पर खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि उसने कभी शादी ही नहीं की। साथ ही उसकी बातों से साफ झलकता था कि वो काफी ज्यादा गॉसिप भी करती है। अब जो ईडा थी वो इन चारों की काफी अच्छी दोस्त थी। थोड़ी देर बाद वो सीटी से मिलने आती है और तभी लीला वहां जाती है अपनी माँ को लेने के लिए। सीटी भी निकलने लगती है और रास्ते में उन्हें आरिफ मिल जाता है जो उसका बेटा था। आरिफ को जिंदगी मजे से जीना पसंद था और काम के नाम पर वो गांव के पुराने घरों की मरम्मत करता था। लीला चाहती थी कि उसका भाई कोई ढंग का काम करे, लेकिन सीटी उसे किसी भी चीज के लिए रोकती टोकती नहीं थी। अब ये लोग घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी आरिफ की नजर उसकी दोस्त रीका पर पड़ती है। रीका कुछ वक्त पहले ही किसी वजह से गाँव में आई थी और उसने यहाँ पर एक किराए का घर भी ले रखा था। आरिफ उससे बात करने रुक जाता है और फिर उसी के साथ उसके घर की मरम्मत करने चला जाता है। शाम को सीटी अपने घर पर नमाज पढ़ रही थी, तभी उसके पीछे अचानक एक अजीब सी गोस्ट एंटिटी आ जाती है जो धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। सीटी को भी इस बात का अंदाजा था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो उस पर ध्यान न देकर अपनी प्रेयर जारी रखती है। फिर अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो काफी डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो लीला थी। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर जब सीटी खाने का डब्बा खोलती है तो देखती है कि सारा खाना सड़ चुका है। ये देखकर वो घर से बाहर जाने लगती है जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो, और जाते जाते लीला से कहती है कि सारे दरवाजे बंद रखना। जैसे ही सीटी बाहर निकलती है तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि ईडा की मौत हो गई है। ये सुनकर वो भागते हुए ईडा के घर पहुंचती है, जहां उसे ईडा की बॉडी खून से भरी हुई मिलती है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई है। सीटी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। फिर वो बाकी लोगों को बाहर रहने के लिए कहकर ईडा की बॉडी को साफ करने लग जाती है। उधर लीला अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे छत से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। फिर अचानक छत टूटकर नीचे गिर जाती है। लीला को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो उसे लगता है कि शायद इसी वजह से हुआ होगा और वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देती। उसी वक्त आरिफ भी घर आ जाता है और आते ही वो छत की हालत देखकर उसे बारिश में ही ठीक करने लगता है। तभी उसकी नजर सीटी पर पड़ती है जो बहुत परेशान लग रही थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो 2 बार गिरते गिरते बची, लेकिन दरवाजे के पास आते ही गिर पड़ती है। लीला और आरिफ फौरन उसकी मदद करते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं। सीटी खुद को थोड़ा ठीक करने के बाद अचानक बाहर चली जाती है, जिससे लीला को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जा रही है। तो वो भी उसके पीछे जाकर देखती है कि सीटी ईडा के खून से सने कपड़े जला रही थी। ये वही कपड़े थे जो उसने आखिरी बार पहने थे, क्योंकि किसी के मौत के बाद उसके कपड़े घर में नहीं रखे जाते, इसलिए सीटी उन्हें जलाने के लिए अपने साथ लेकर आई थी। सीटी अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी तो लीला ने माचिस लेकर खुद कपड़े जलाने शुरू कर दिए। देखा जाए तो ईडा भी मरने से पहले ऐसे ही परेशान थी। अब लीला सीटी को सोने के लिए कहती है और सीटी मान भी जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाकर आराम करने लगती है तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है तो वो घोस्ट को देख पाती है जो बिल्कुल सीटी जैसा था, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक और इविल। ये देखकर वो काफी शॉक्ड थी, पर फिर भी वो चुपचाप सोने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही देर में लीला भी आकर बिस्तर पर लेट जाती है, पर सीटी के पूछने पर भी वो अजीब तरह से चुप थी। जब सीटी ने पलटकर देखा तो पता चला कि रूम में लीला थी ही नहीं, यानी जो अभी अभी आई थी वो या तो कोई डिमोनिक एंटिटी थी या फिर सीटी का दिमाग ही उससे खेल रहा था।
लेकिन हकीकत में थोड़ी देर बाद असली लीला रूम में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। अब सीटी जानती थी कि लीला को डेड बॉडीज से जुड़ा कोई भी काम करना पसंद नहीं था, फिर भी उसने ईडा के कपड़े जलाए थे। इसी तरह सीटी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि हर किसी को इस दुनिया में कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है, और उनके परिवार में कॉप्स वॉशिंग का काम तो पीढ़ियों से चल रहा था। लीला भी उसकी बात को समझने लगी और मानो वो खुद को तैयार कर रही थी कि उसे भी ये काम सीखना होगा। जब लीला गहरी नींद में थी तभी अचानक से सीटी की आंख खुल गई। उसे छत पर कुछ अजीब सा दिखा, एक बड़ा सा डरावना डिमोनिक हाथ जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और अगले ही पल वो हाथ उस पर हमला कर देता है। सुबह होते ही लीला की आंख खुलती है तो देखती है कि उसकी माँ खून से लथपथ उसके पास पड़ी थी। ये देखकर लीला फूट फूट कर रोने लगती है। जब आरिस को भी इसके बारे में पता चलता है तो वो भी सदमे में आ जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर सीटी के साथ हुआ क्या। अब गांव के लोग घर पर आ चुके थे, जहां ऐना और टूटी किसी तरह लीला को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सब चाहते थे कि फ्यूनरल से पहले लीला अपनी माँ की बॉडी को साफ करे, और लीला भी आखिरकार मान जाती है। वहीं बाहर सरपंच और आरिफ इस मौत के बारे में बात कर रहे थे। आरिफ ने बताया कि उसकी माँ की मौत खून बहने की वजह से हुई है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ना तो किसी घर में घुसने की कोई निशानी थी और ना ही सीटी की बॉडी पर कोई चोट और कट के निशान थे। दूसरी तरफ जब लीला अपनी माँ की बॉडी वॉश करने के लिए लेकर गई तो अचानक सीटी की आंखें खुद ही खुल गई, और अजीब बात ये थी कि ऐसा ही कुछ स्टोरी की शुरुआत में ईडा के साथ हुआ था। पर लीला हिम्मत रखकर प्रे करने लगती है, मानो अपनी माँ से कह रही हो कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। लीला को ऐसा लगता है कि सीटी खुद अपनी बॉडी को वॉश कर रही थी, पर ये सब सिर्फ लीला की इमेजिनेशन थी। लीला अब सीटी का मुंह खोलकर देखती है, जहां उसे एक तार का टुकड़ा नजर आता है, यानी बार्ब्ड वायर। ये देखकर लीला के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या था। अब वो सबके साथ मिलकर अपनी माँ को दफना देती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लीला अपने घर में परेशान बैठी थी कि तभी वहाँ ऐना आ जाती है। वो लीला और आरिफ के लिए गाँव से पैसे लेकर आई थी ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए और उन्हें पैसों की टेंशन न हो। ऐना अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है और लीला समझ जाती है कि असल में ऐना सिर्फ पैसे देने नहीं बल्कि ये जानने आई थी कि सीटी के साथ सच में क्या हुआ था। फिर भी लीला उसे अंदर आने देती है। जैसे ही ऐना अंदर आती है उसकी नजर सीटी के बेड पर जाती है, जहाँ ढेर सारा खून पड़ा होता है। ये सब देखकर वो डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आरिफ को भी ये एहसास हो जाता है कि अब लीला की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, इसलिए वो खुद को संभालते हुए अपने औजार उठाता है और काम पर निकल जाता है ताकि उन्हें किसी से भी भीख मांगने न पड़े और पैसे की कमी ना हो। उधर लीला अपने घर पर रहती है और घर के कपड़े और बाकी सामान धोने लगती है। जब वो खून से सनी बेडशीट धो रही होती है तभी उसे एक बार्ब्ड वायर दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये वहाँ कैसे आया, लेकिन अगले ही पल वो वायर अचानक से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ टेरी, ऐना और टूटी बैठकर इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ईडा और सीटी की मौत इतनी एक जैसे कैसे हो सकती है। इस बीच टेरी के हाथ में कट लग जाता है और खून की एक बूंद एक फोटो पर गिरती है। उस फोटो में टेरी, ईडा, ऐना, सीटी और टूटी सब साथ में थे। रात में गांव में दो अजीब मौतों की वजह से सब लोग सदमे में थे और इकट्ठा होकर सीटी और ईडा की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ अननेचुरल चीजें होने लगती हैं, जैसे कि एक पाक कुरान अचानक से हवा में उठ जाती है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। टेरी, ऐना और टूटी भी वहीं बैठे होते हैं। तभी टेरी को अचानक डिमोनिक आवाजें सुनाई देने लगती हैं और फिर ईडा और सीटी की आत्माएं टेरी के ठीक बगल में आकर कान में कुछ गाने लगती हैं। ये देखकर टेरी बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती हैं। इसी के साथ गांव की लाइट भी चली जाती है। सब किसी तरह टेरी को संभालते हैं और फिर मोमबत्तियां जलाकर दोबारा प्रेयर करनी शुरू कर देते हैं। उसी वक्त लीला की नजर ईडा, ऐना और सीटी के भूतों पर पड़ती है। तीनों वहीं बैठे होते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ऐना तो जिंदा थी, फिर भी लीला को उसका भूत दिख रहा था। अचानक ऐना का भूत उसकी तरफ बढ़ता है और उसे डराने लगता है, जिससे लीला जोर से चीख पड़ती है। इसी पल बिजली वापस आ जाती है और आरिफ किसी तरह उसे संभालता है। अब लीला के साथ भी अजीब चीजें होने लगी थी। जब लीला अपने घर वापस आती है तो अचानक से उसे अपनी माँ की प्रेयर करने की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही सीटी के रूम में एक घोस्ट एंटिटी नजर आती है जिसने चादर ओढ़ रखी थी। जैसे तैसे करके लीला उस चादर को हटाती है और उसके हटाते ही वो फिगर गायब हो जाता है। तभी उसका पैर उसी वायर पर पड़ जाता है जो सुबह ही अचानक गायब हो गया था। जैसे ही वो इस वायर को देखती है उसके सामने अचानक से सीटी का गोश्त आ जाता है जो उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। वहीं दूसरी ओर ऐना अपने बेटे बीमो से बात कर रही होती है और इसी बातचीत से पता चलता है कि बीमो को शहर से बाहर एक जॉब मिली है। इसी बीच ऐना की नजर अचानक से पीछे के रूम के गेट पर पड़ती है जहाँ से एक गोश्ट उसे घूर रहा था। ये देखकर ऐना डर जाती है, लेकिन वो बीमो को कुछ नहीं बताती। वो उसी रूम में जाती है जहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी दो हाथ अलमारी से निकलते हैं और ऐना जोर से चीख पड़ती है।
तभी बीमो भी वहाँ दौड़कर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक एना खून की उल्टियाँ करने लगती है और देखते ही देखते उसकी वहाँ मौत हो जाती है। बीमो भी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। जब गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव की 3 बेस्ट फ्रेंड सीटी, ईडा और एना की मौत सिर्फ 2 दिनों में हो चुकी थी। अब गांव का सरपंच लीला और आरिफ के घर जाता है ताकि लीला एना की बॉडी को क्लीन कर सके, लेकिन लीला पहले ही बहुत सारी डरावनी चीजें देख चुकी थी, तो वो इस काम को करने के लिए मना कर देती है। आरिफ और बीमो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीला उसकी बात नहीं मानती और कमरे में बंद हो जाती है। अब क्योंकि बॉडी क्लीनिंग के बिना फ्यूनरल नहीं हो सकता था, तो बीमो वेट करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि लीला जरूर मान जाएगी। तभी अचानक गांव का पुलिस ऑफिसर द्राजत वहां पहुंच जाता है। वो चाहता था कि मरने वालों के घर वाले मौत की रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि मौतों का कारण पता चल सके, लेकिन किसी का भी परिवार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो। इसलिए द्राजत चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लीला अब पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोच रही होती है कि तभी अचानक एना का घोस्ट उसके सामने आता है और उसे हॉन्ट करने लगता है। अब लीला और भी डर जाती है, लेकिन अब उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि उसे किसी भी हालत में एना, सीटी और ईडा की मौत के पीछे का सच जानना होगा। इसी सोच के साथ वो एना की बॉडी क्लीन करने के लिए मान जाती है और उसके घर की तरफ बढ़ती है। जाने से पहले वो आरिफ से कहती है कि सभी दरवाजे बंद कर दे ताकि कोई अंदर ना आ पाए। अब एना की बॉडी को साफ करते हुए लीला को ये एहसास होता है कि उसे एना के मुंह में बार्ब्ड वायर मिलेगा, लेकिन जब वो चेक करती है तो कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक एना की बॉडी खड़ी हो जाती है और अपने पेट की ओर इशारा करने लगती है। जैसे ही लीला वहाँ चेक करती है तो सच में उसे एक बहुत बड़ा वायर का टुकड़ा मिलता है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि तीनों मौतें किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं। इतना होते ही एना की बॉडी फिर से बेजान हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत से होता आ रहा था। लीला उसे बार बार बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद ही नहीं होती। फिर अचानक से एना लीला का हाथ पकड़कर उससे मदद मांगती है और फिर से मर जाती है। अब हम बाहर देख पाते हैं कि द्राजत टेरी से पूछताछ कर रहा था कि कहीं इन तीनों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन टेरी ना में जवाब देकर वहां से चली जाती है और सभी लोग एना की बॉडी को दफना देते हैं। अब अगले दिन लीला बीमो से मिलने उसके घर जाती है, क्योंकि उसे पता करना था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब बीमो उसे बताता है कि मरने से पहले वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एना बार बार नूर का नाम ले रही थी। जब लीला को पता भी नहीं होता कि आखिर नूर कौन है, तभी बीमो उसे कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। इस फोटोज में ईडा, एना, टूटी, सीटी और टेरी अपने अपने बच्चों के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक और औरत भी थी, नूर। बीमो बताता है कि नूर गांव की ही थी, मगर सालों पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़कर चली गई। ये सुनते ही लीला के दिमाग में कुछ तो आइडिया आने लगता है और वो इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला करती है। जैसे ही लीला बाहर निकल रही होती है, टेरी अचानक उसके पास आती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ईडा, एना और सीटी की मौत किसी कर्स की वजह से हुई है। अब तक लीला भी इस बात पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन पहले उसे एक चीज कंफर्म करनी थी कि ईडा की बॉडी में वायर है या नहीं। रात होते ही लीला अकेले कब्रिस्तान पहुंचती है और चुपचाप ईडा की कब्र खोदना शुरू कर देती है। जैसे ही वो ईडा की बॉडी को चेक करने लगती है तो उसे वहाँ भी वायर मिलता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि तीनों की मौत के पीछे कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती, अचानक से बहुत सारे गोस्ट उसे घेर लेते हैं। डर से कांपती हुई लीला किसी तरह कब्र को वैसा ही छोड़कर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ईडा की कब्र किसने और क्यों खोदी। इस बीच लीला अब नूर की पूरी सच्चाई जानने के लिए ईडा के घर जाती है, लेकिन वह टूटी भी आ जाती है और जब लीला उससे नूर के बारे में पूछती है तब हमें पता चलता है कि नूर कोई आम औरत नहीं थी। नूर ने गांव की कई औरतों के पतियों को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही लीला इस बारे में और पूछने लगती है, टूटी अचानक चुप हो जाती है और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगती हैं और अगले ही पल वो अपने चेहरे को अपने ही नाखूनों से नोचने लगती है। ये देखकर लीला बुरी तरह डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक और टूटी आ जाती है। लीला ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो समझ नहीं पाती कि अभी अभी क्या हुआ। लैला फिर से उससे नूर के बारे में पूछती है, लेकिन उसने ईडा की कब्र खोदने के बारे में सुना था, इसलिए वो उसे घर भेज देती है। जैसे ही लीला घर लौटती है तब तक आरिफ को उसके बेड के नीचे फावड़ा मिल चुका था। आरिफ गुस्से में उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर उसने कब्र क्यों खोदी। लीला को कोई और चारा नहीं दिखता, इसलिए वो उसे तार दिखाकर पूरी सच्चाई बता देती है कि ये सब एक कर्ज की वजह से हो रहा है। अब आरिफ भी पूरे शौक में था, लेकिन इसी बीच टेरी ने उनकी बातें सुन ली। उसकी आदत थी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना।
और इस बार भी उसने पूरे गांव में फैला दिया कि यहाँ की औरतों पर श्राप आ सकता है। वो यही कहती रहती थी कि इसी कारण ईडा, सीटी और ऐना की मौत हुई थी। देखते ही देखते ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब नूर के बारे में भी पुरानी बातें फिर से निकलने लगी, कैसे वो औरतों के घर उजाड़ने के लिए बदनाम थी और इसी वजह से गांव के लोग उसे नापसंद करते थे। लेकिन जब ये सारी बातें रीका तक पहुंची तो उसने अपने खुले विचारों के चलते सीधे सीधे मर्दों को ही दोषी ठहरा दिया। उसका मानना था कि गलती पुरुषों की ही थी जिन्होंने अपनी पत्नियों को धोखा दिया। यही वजह थी कि कोई रीका से ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन जब लीला को पता चला कि टेरी ने ऐसी बातें फैलाई हैं तो वो भड़क गई। रात में वो गुस्से में टेरी के पास गई और उससे खूब खरी खोटी सुनाने लगी। इतने में दराजत वहाँ आ जाता है जिसे गांव में फैल रही बातों की खबर मिल चुकी थी। वो लीला को एक तरफ ले गया और समझाने लगा कि नूर तो सालों पहले मर चुकी है, तो गांव में हो रही घटनाओं का उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। शायद उसे नूर को बदनाम करना बंद कर देना चाहिए। लीला ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि सब नूर की वजह से हो रहा है। वो दोबारा टेरी के पास गई ताकि इस बारे में और पता लगा सके, लेकिन अचानक से टेरी पोजेस्ड हो जाती है, जैसे किसी के कंट्रोल में हो। तब पता चलता है कि उसमें नूर की आत्मा आ गई है, जो रोते हुए लीला को बताने लगी कि गांव की औरतों ने उसे मार डाला। उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए थे जिससे उसका जीना मुश्किल हो गया था। तभी अचानक टेरी के अंदर ईडा, ऐना और सीटी की आत्माएं भी आ गईं और उन्होंने एक बार फिर से नूर को दोष देना शुरू कर दिया। ये सब देखकर लीला डर गई थी और कंफ्यूज भी थी, इसलिए वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और कुछ ही सेकंड में टेरी वापस से नॉर्मल हो जाती है। लीला घर लौटी, लेकिन अब वो नूर और उसके पास्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहती थी। लेकिन आरिफ उसकी हरकतें देखकर परेशान था, क्योंकि उसे अब तक पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था। उसने लीला को समझाने की कोशिश की, लेकिन लीला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने काम पर लग गई। उसी रात जब लीला सो रही थी तो अचानक वही डेमन उसके कमरे में आ गया। अब वो लीला को भी खत्म करने आया था और अगले ही पल लीला की भी मौत हो गई। गांव के लोग सदमे में थे और उसे बाकी सभी की तरह दफना दिया गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि मरने के बाद भी लीला को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी आंख खुली और उसने खुद को कब्र में पाया। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर ही थी। उसे एहसास हुआ कि ये सब एक बुरा सपना था, पर उस सपने ने लीला को और भी ज्यादा डरा दिया था। अब उसे जल्दी से जल्दी इन मौतों की मिस्ट्री सुलझानी थी। तभी उसे रीका की याद आई। जब सब नूर को दोषी ठहरा रहे थे तो रीका सिर्फ पुरुषों को गलत ठहरा रही थी। ये बात अजीब थी। लीला ने आरिफ की चीजों में से रीका का घर की चाबी उठाई और सीधा वहां जा पहुंची। घर में घुसते ही उसे एक टाइल के नीचे कुछ खोखला महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में नूर और रीका की ड्राइंग थी और साथ ही में कुछ पुरानी फोटो भी थी जिसमें नूर और रीका साथ में थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पुरानी पिकनिक की तस्वीरों में भी रीका थी और उन तस्वीरों में नूर को छोड़कर बाकी सबके चेहरे कांटेदार तारों से बिगड़े हुए थे। अब लीला को पूरा यकीन हो गया था कि रीका ही असली गुनहगार थी। वो तुरंत टेरी के घर की तरफ भागी ताकि इसके बारे में और जानकारी निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ टूटी अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक नूर की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में टूटी की भी मौत हो गई। जब लीला टेरी के घर पहुंची तो उसने वहां अब तक मरी हुई सभी औरतों की आत्माओं को देखा। टूटी की आत्मा भी उनमें शामिल थी और उसे देखकर लीला समझ गई कि अब टूटी भी जिंदा नहीं है। तभी नूर की आत्मा ने लीला से कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उन औरतों के कर्मों का फल है और लीला को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो टूटी के घर गई और उसकी बॉडी को साफ करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने टूटी की बॉडी को गौर से देखा उसे महसूस हुआ कि टूटी के शरीर में भी वही नुकीली तार थी जैसी बाकी मरी हुई औरतों के शरीर में पाई गई थी। तभी अचानक लीला को सीटी, ऐना, ईडा और टूटी की आत्माएं नजर आने लगी जो उससे मदद मांग रही थी। इसी दौरान दराजत वहां आ गया और उसने लीला से दरवाजा खोलने को कहा। टूटी के शरीर से निकली नुकीली तार अब उसके बॉडी से लिपट चुकी थी और वह दर्द से तड़प रही थी। लेकिन तभी दराजत ने लीला को होश में लाया, जिससे पता चला कि लीला जो कुछ भी देख रही थी वो या तो सिर्फ उसका भ्रम था या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। गुस्से में लीला सीधा बाहर गई और उसने सबके सामने रीका पर आरोप लगा दिया कि वो नूर की बेटी है। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। रीका ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन लीला को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। जब रीका लीला के पास आई तो उसने उसके कान में वही कहा जो पहले नूर की आत्मा ने कहा था कि ये सब उन्हीं लोगों के कर्मों की सजा है और लीला को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर लीला पूरी तरह से चौंक गई। तभी टूटी के अंतिम संस्कार के दौरान गांव की कई औरतें अचानक पोजेस्ड होकर जमीन पर गिरने लगी, जिससे बाकी औरतों को लगने लगा कि ये सब रीका की ही करतूत है। गुस्से में
वो रीका के घर के बाहर जा पहुंची और उसे बाहर निकालने लगी। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि नूर को भी इसी तरह बालों से खींचकर उसे बहुत बुरे तरीके से मारा था और अब ये सब रीका के साथ हो रहा है। रीका ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये सब लीला दूर खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब सीटी का गोश्त लैला को ये सब रोकने के लिए कहता है, क्योंकि सीटी को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि गलती उनके पतियों की थी, न कि नूर की। लीला अब भीड़ के सामने आकर रीका को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गाँव वाले अब लीला पर भी हमला करने लगे। तभी आरिफ को इस बारे में पता चला और वो दोनों को बचाने वहाँ पहुँच गया, लेकिन तभी किसी ने उसके सिर पर जोर से डंडा मार दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरिफ की मौत को देखकर गांव वालों को भी अब गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पीटना बंद कर दिया। लीला पूरी तरह टूट चुकी थी और अब उसे किसी पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। अब रीका बची या नहीं इसके बारे में हमें दिखाया नहीं जाता। अब कहानी कुछ समय आगे की दिखाई जाती है, जहाँ लीला अभी भी कॉप्स वॉशिंग का काम कर रही होती है, लेकिन अब वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। जब एक दिन वो मिसेस मोर्नी नाम की एक लेडी की बॉडी को वॉश कर रही होती है, तब उसे उसके चेहरे पर सुजोक मिलता है, यानी कुछ नुकीली पिंस जिससे सुंदरता लाई जाती है। इसका मतलब यही था कि शायद गांव में कोई नया कर्ज शुरू हो चुका है, जिसे लीला को ही सुलझाना होगा। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो देखो, हुआ ये था कि सालों पहले गांव की कुछ औरतों ने, जिनमें सीटी भी शामिल थी, इन सभी के पतियों का कैरेक्टर काफी खराब था और वो अपनी बीवियों को धोखा दे रहे थे। लेकिन अपने पतियों को गलत ना ठहराते हुए सारा इल्जाम नूर पर लगा दिया कि उसी की वजह से उनके पतियों ने उन्हें धोखा दिया। कोई सबूत नहीं था, फिर भी गाँव वालों ने गुस्से में आकर उसे सजा दे दी और नूर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। इसके बाद जो भी हुआ वो किसी के बस में नहीं था। सीटी और उसकी बाकी दोस्त, जिन्होंने नूर के खिलाफ झूठ फैलाया था, एक एक करके मरने लगी और ये मौतें किसी आम एक्सीडेंट जैसी नहीं थी। हर कोई खौफनाक और दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नूर की आत्मा वापस आकर उन सबको उनकी गलती की सजा दे रही हो। अब यहाँ सबसे ज्यादा नाइंसाफी रीका के साथ हुई थी, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पता चला कि रीका नूर की बेटी है, तो सारी मौतों का इल्जाम रीका पर लगा दिया। जैसे उन्होंने नूर को बिना सबूत के मार दिया था, वैसे ही अब रीका को गलत मानकर खत्म करने के लिए तैयार थे। लेकिन उनकी सोच अभी भी वही थी, बस उन्हें भड़काने की देर होती और बिना किसी ठोस वजह के किसी को भी मार डाल दे। शायद इसी कारण रीका ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए कोई खतरनाक रिचुअल कर दिया होगा, जिस वजह से नूर की आत्मा ने बदला लेना शुरू कर दिया और जो लोग उसके साथ गलत कर चुके थे उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और एक्साइटिंग बात थी कि रीका पूरी तरह बेगुनाह तो नहीं थी। वो किसी वजह से गाँव वापस आई थी और जैसे ही रीका गाँव वापस लौटी, उसने वही एक घर किराए पर लिया और उसके आते ही ये मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। इतने सालों तक सब कुछ शांत था, लेकिन रीका के वापस आते ही सब कुछ बदल गया। यहाँ तक कि उसके घर में बाउडवेयर के साथ उन्हीं लोगों की तस्वीर मिली जो मारी जा चुकी थी। वेल, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताना।